लाइसोसोम्स, जिन्हें हम सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन होगी और इसके अंदर जो पाई जाती हैं वो होती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स होती हैं, ये इनका नेचर जो होता है वो होता है एसिडिक। लाइसोसोम्स, ये एसिडिक एंजाइम्स का क्या काम होता है? सेल के अंदर कोई भी बेकार पार्ट है, जैसे कि कोई ऑर्गेनेल बेकार हो गई, डीएनए बेकार हो गया, या कोई और स्ट्रक्चर सेल के अंदर का, या पूरा का पूरा सेल खराब हो गया, तो ये क्या करते हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाएगी और वो पूरे सेल को ख़त्म कर देगी। इसके फंक्शन को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये किस तरीके से कुछ पार्ट्स को भी ख़त्म करता है और साथ ही साथ पूरे सेल को भी ख़त्म करता है। अभी हम बस ये देखेंगे कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो एसिडिक होती हैं। और जैसे कि हम इसका नाम जानते हैं लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का खुद का मतलब होता है, यहाँ जो वर्ड है सोम, ये रिप्रेजेंट करता है बॉडी को, और लाइसिस का क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन। तो लाइसोसोम का नाम जो है वो खुद ही उसके फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। दैट इज लाइसोसोम्स वो बॉडीज होती हैं जो ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगी। लाइसोसोम्स की हम अगर प्रेजेंस की बात करें तो हम ये जानते हैं कि ये एनिमल सेल्स में अबंडेंट होते हैं। तो क्या ये प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते? तो नहीं, प्लांट सेल्स में ये होते हैं रेयर। तो उसमें भी तो लाइसोसोम वाला फंक्शन जो है, उसके फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ ये फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? तो प्लांट सेल्स के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वैक्यूल्स के द्वारा। तो ये हमें यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि ये प्लांट सेल्स में रेयर होते हैं। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का फंक्शन हम सबसे पहले देखेंगे ऑटोफैगी। हम ये बोलते हैं ये सेल का डाइजेशन कर रहे हैं, तो क्या ये हर बार पूरे सेल को डाइजेस्ट कर रहे हैं? आंसर है नहीं। सपोज एक सेल है, पूरा सेल हेल्दी है, लेकिन इसमें बस कोई एक ऑर्गेनिल है जो खराब हो गई है। सपोज माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया है, या फिर कोई गोल्गी बॉडी, सपोज ये खराब हो गया, तो क्या लाइसोसोम को ज़रूरत है कि मैं पूरा का पूरा सेल उड़ा दूं, पूरा पूरा सेल ख़त्म कर दूं? आंसर है नहीं। उस समय लाइसोसोम को क्या करना है, उसे केवल इन दो चीज़ों को ख़त्म करना है, क्योंकि बाकी पूरा सेल हेल्दी है। तो जब लाइसोसोम पूरे सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, बस केवल जो डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, केवल उन्हें जब डिस्ट्रॉय करते हैं, तब उस प्रोसेस को ऑटोफैगी कहते हैं। तो ये एक फंक्शन था। एक और टर्म है हमारे पास ऑटो जैसे रिलेटेड, ऑटोलाइसिस। जनरली हम इन दो टर्म्स में कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑटोफैगी क्या है और ऑटोलाइसिस क्या है। ऑटोलाइसिस में बात होती है कि वो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। ऑटोफैगी में हम क्या देख रहे थे कि सेल हेल्दी था, लेकिन ऑटोलाइसिस में क्या है, सेल ही डैमेज्ड होगा। दैट मीन्स पूरे सेल को ख़त्म किया जाना है। तो यहाँ पे हम लाइसोसोम के फंक्शन को अलग तरीके से देखेंगे। हम फिर से एक और बार ऑटोफैगी को देखते हैं। यहाँ लाइसोसोम ने क्या किया था, डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेल को एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ पे क्या करेगा लाइसोसोम, यहाँ लाइसोसोम हो जाएगा रप्चर। जैसे ये रप्चर होगा तो इसकी सारी जो एंजाइम्स हैं वो पूरे सेल में फैल जाएंगी, पूरे सेल के अंदर आ जाएंगी, और वो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी। इस तरीके से ये पूरा सेल डिस्ट्रॉय होता है। अब ये भी समझने की ज़रूरत है कि सपोज ये सेल था, ये डैमेज सेल था, ठीक है। सपोज ये सेल जो है वो डैमेज सेल था, लेकिन इसके आसपास हेल्दी सेल्स थे काफी। सपोज ये सेल डैमेज सेल था, लेकिन इसके पास जो है हेल्दी सेल्स थे। तो जब ऑटोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होगा, तो जब इसमें से सारी एंजाइम्स रप्चर होंगी, तो ये अपने आसपास के सेल्स को भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बीच वाला सेल ही खत्म होगा, इसके आसपास वाले सेल भी इन एंजाइम से अफेक्ट होते हैं।
हमने दो फंक्शंस को समझा, एक ऑटोफैगी जहाँ केवल कुछ पार्ट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, एक ऑटोलिसिस जहाँ पूरे सेल को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और इसके बाद हम थर्ड देखते हैं डिफेंस। ये सिर्फ सेल या सेल के पार्ट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। सपोज सेल के अंदर एंट्री हुई है बैक्टीरिया की, तो ये इस बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करेगा। कोई और भी पैथोजन होगा तो ये उस पैथोजन को भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो लाइजोसोम्स जो है सेल के डैमेज पार्ट को भी डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है, वो खुद पूरे डैमेज सेल को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है, और वो डिफेंस में भी मदद करता है। तो एक तरह से वो क्लीनिंग और डिफेंसिंग दोनों चीज़ों को देख रहा है। और इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? नाउ यू हैव दैट आंसर कि लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब भी ये रप्चर होता है तो ये पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करता है। किस वजह से डिस्ट्रॉय करता है? अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से। और एक बार हम फिर से देखेंगे, आप बताइए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जहाँ पूरा सेल डिस्ट्रॉय होता है? उस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोलिसिस, जहाँ पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है। फंक्शन। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो सेल है उसमें एक होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अराउंड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह का होता है। अब हमें पता है लाइसोसोम्स के अंदर जो है वो पाई जाती हैं वो एंजाइम्स। एंजाइम्स का नेचर हम देखेंगे तो क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन की सिंथेसिस का काम किसको दिया गया है? ये दिया गया है राइबोसोम को। तो राइबोसोम कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड होते हैं? ये एसोसिएटेड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो जो लाइसोसोम्स हैं उनकी सिंथेसिस की जिम्मेदारी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये बनाएगा लाइसोसोम्स। अब ये जो है लाइसोसोम्स जो बने हैं ये पूरी तरह से फाइनल नहीं है, इनकी पैकिंग होनी है अच्छे से। ये यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाइसोसोम्स जो हैं वेसिकल्स के फॉर्म में बने हैं। अब ये जाएंगे गोल्गी बॉडी के पास। किसके पास जाएंगे? गोल्गी बॉडी। वहाँ पे इनकी पैकिंग मॉडिफिकेशन वगैरह होता है। तो गोल्गी बॉडी का कौन सा फेस? सिस फेस इसे रिसीव करेगा और ट्रांस फेस से ये रिलीज हो जाते हैं। जो इनका ट्रांस फेस होता है उससे ये रिलीज हो जाते हैं। इस तरीके से हमें लाइसोसोम्स मिल जाते हैं। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। पहले होते हैं प्राइमरी, दूसरे सेकेंडरी और तीसरे रेसिडुअल बॉडीज। हमने देखा था लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन कौन कर रहा था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स होते हैं वो होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। तो क्या ये अपने इस फंक्शन जो था इनका डाइजेस्टिव का उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आंसर है नहीं। इनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे डाइजेशन में। तो वो कौन से लाइसोसोम्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे? वो होते हैं सेकेंडरी। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो इनकी फॉर्मेशन होती है बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं उनके फ्यूज़न से हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम्स आते हैं और इनकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं। अब क्योंकि इनकी एंजाइम्स एक्टिव हैं तो ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में। अब तीसरे आते हैं रेसिडुअल बॉडीज़। तो अब हम देखते हैं इसके फंक्शन को। हम दो तरह से फंक्शन देखते हैं, एक तो ये खुद रप्चर हो जाएंगे तो पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन उस केस में रेसिडुअल बॉडी नहीं बनती। रेसिडुअल बॉडी बनती है जब कोई पार्ट सेल का डैमेज्ड हो। सपोज करो कोई ऑर्गेनल डैमेज थी, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डैमेज था, तो लाइसोसोम क्या करेगा? सपोज ये लाइसोसोम है और ये डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको एब्जॉर्ब करने के बाद डाइजेस्ट कर देगा।
तो जो इसका फंक्शन था क्लीनिंग का वो इसने कर दिया, ये इसे डाइजेस्ट कर देगा। तो जो इसका फंक्शन था क्लीनिंग का वो इसने कर दिया, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफैगी। इस तरीके से इसने पूरा सेल डिस्ट्रॉय नहीं किया, पर जो रिक्वायर्ड पार्ट था डिस्ट्रॉय करने के लिए बस उसी को डिस्ट्रॉय किया। अब इस प्रोसेस के बाद जो है रेसिडुअल बॉडीज बन जाती हैं। रेसिडुअल बॉडीज कब बनी है? आफ्टर डाइजेशन। रेसिडुअल फॉर्मेशन कब होती है? आफ्टर डाइजेशन रेसिडुअल बॉडीज बनते हैं। अब इन रेसिडुअल बॉडीज को बाद में WBCs क्लियर कर देंगे। लाइसोसोम सेल की हेल्थ को मेंटेन करते हैं क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल, डैमेज्ड ऑर्गेनेली और हार्मफुल सब्सटेंस को खत्म करते हैं। इसलिए सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग और सर्वाइवल के लिए लाइसोसोम इम्पोर्टेंट होते हैं।